हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन IQ। लास्ट क्लास में अपन ने मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। अपन इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो फिजिक्स का चैप्टर है, उसका नाम है ग्रेविटेशन। तो अपन हेडिंग लिख देते हैं, अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन आज अपन पूरी इस क्लास में ग्रेविटेशन के बारे में बेसिक पढ़ेंगे एक तो, और बेसिक होने के बाद में थोड़े बहुत फॉर्मूला रिलेटेड कुछ होते हैं टर्म्स, वो भी पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? तो अपन ऐसा बोल रहे हैं ना कि अगर अपन इस अर्थ पे सिचुएटेड है, अपन इस अर्थ के ऊपर है, तो किसकी वजह से है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटी नहीं होती तो अपन इस अर्थ पे होते ही नहीं, क्योंकि अपन को कोई खींच के बैठा है, अपन को एक फोर्स लग रहा है कंटिन्यूसली, जो अपन को ऊपर नहीं जाने दे रहा। ठीक है, तो उसको अपन को अर्थ से बाइंड करने वाला जो फोर्स होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये फोर्स सिर्फ अपन के ऊपर ही लग रहा है कि अलग अलग प्लेनेट पे भी लग रहा है, या अर्थ के ऊपर जो भी चीजें अवेलेबल है उन सब पे लग रहा है? तो उसका आंसर है ये सब पे लग रहा है। ठीक है, जैसे अवेलेबल जैसे ट्रीज है तो उनके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जैसे आसपास में एटमॉस्फेयर है तो उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये पूरा फिनोमिना ग्रेविटेशन है ही। पर अगर मैं ऐसे बोलूं कि अर्थ ये है और मून ये है, तो क्या इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? तो आंसर है यहाँ पे भी लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई लिमिट है क्या? मतलब कि किन के बीच में लग रहा है, कैसे डिसाइड होता होगा? तो ऐसे बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आए, सबने अलग अलग थ्योरीज दी। ऐसे करते करते तो न्यूटन एक थ्योरी दी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास में कुछ मास है, ठीक है, जिनके पास में कुछ मास होगा, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कुछ मास होगा उनके बीच में जरूर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। या तो बहुत कम होगा या वो बहुत ज़्यादा होगा, डिपेंड करेगा मास कैसे है। ज़्यादा बड़े मास होंगे तो ज़्यादा फोर्स होगा, कम मासेस होंगे मतलब 2 ग्राम के या फिर 10 ग्राम के होंगे तो फिर इतना फोर्स नहीं होगा। तो मास के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वो चीज़। तो अपन को ठीक है, ये पता चल गया कि हाँ ये ऐसा होता है। अब थोड़ा सा अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स से पहले फोर्स के बारे में पढ़ना है कि सर्कुलर मोशन जो होता है ना वो कैसे होता होगा, और ये सब सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा बहुत। ग्रेविटेशन फिनोमिना तो समझ आ गया ना अपन को कि ग्रेविटेशन क्या होता है, कि अगर कोई भी चीज अर्थ से बाइंड हुई हुई है तो एक अट्रैक्टिव फोर्स से हुई हुई है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये जो पूरा बाइंडिंग वाला जो प्रोसीजर है, बाइंडिंग कोई भी चीज का ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्ट होना, इस फिनोमिना को ग्रेविटेशन बोलते हैं। और मेनली इसी चैप्टर्स में सिर्फ यही सब पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बाइंडिंग जो होती है वो कितने स्ट्रांगली होती होगी, और बाइंडिंग क्या सिर्फ अर्थ की तरफ से होती है कि दूसरे प्लेनेट भी बाइंड करते हैं, मून पे कितनी ग्रेविटी होती होगी, ये सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले मून के थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखना, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना, वो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो अपन एक गार्डन को देखते हैं, जैसे ऊपर से गार्डन देख रहे हैं। अब इस गार्डन में सेंटर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ए। ठीक है, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इसको अपन कितना भी फोर्स लगा दो, यहाँ धक्का मारो यहाँ धक्का मारो, ये एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से इसके अंदर दबा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब क्या हो रहा है, गार्डन में एक लड़का है, वो यहाँ से साइकिल चलाता है। अपन उस लड़के को ऊपर से ही देख रहे हैं। ठीक है, ये लड़का है, उसकी साइकिल है ये गार्डन में स्ट्रेट जाता है, साइकिल चलाता है, वापस पीछे आता है, वापस स्ट्रेट जाता है, वापस पीछे आता है। तो ये लड़का ऐसे करके साइकिल चला रहा है। ठीक है, इस लड़के को भी अपन कुछ नाम देते हैं, इसका नाम है बी। अब ये साइकिल चला रहा था, कंटिन्यूस चला रहा था यूं करके। थोड़ी देर के बाद उसने क्या करा, गार्डन में थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि अपन के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, ये लड़का है बी वाला, तो बी का ए जो है वो एक फिक्स पॉइंट है। फिक्स मतलब बहुत अच्छे से पॉइंट फिक्स्ड हुआ हुआ है। और बी जो है ना, बी क्या है, एक साइकिल पे लड़का है, साइकिल वाला लड़का है। ठीक है, साइकिल वाला लड़का। बी कंटिन्यूसली यहाँ जाता था, फिर वो वहां आता था, ऐसे करके पूरे गार्डन में आराम से घूम रहा था। फिर क्या करा, बी की मम्मी ने क्या करा, एक रस्सी ली और उस थ्रेड को ए से बांध दिया और बी की साइकिल से बांध दिया। ऐसा क्यों करा उसने, ऐसे देखने के लिए किया। तो अब क्या कर रहा था, जब बी आगे जा रहा था ना यूं करके, तो एक रस्सी की लिमिट होगी ना, इससे आगे तो वो नहीं जा पाएगा। और बी ने अपनी साइकिल की स्पीड रोकी नहीं, वो स्पीड बराबर कंटिन्यूसली कर रहा था, तो वो आगे नहीं जा पाया। पर इसकी रस्सी की वजह से एक फोर्स क्रिएट हो रहा था ना, बार बार उसको आगे नहीं जाने दे रहा था। वो जो फोर्स था वो कहाँ से मतलब ओरिजिनेट हो रहा था, वो इस पॉइंट की वजह से हो रहा था। ठीक है, और वो जो फोर्स था वो रस्सी के थ्रू उस बॉय को पकड़ना चाह रहा था, वो उस लड़के को आगे नहीं जाने दे रहा। मतलब जैसे वो लड़का यहाँ तक आ गया, अब वो और आगे जाना चाह रहा है, तो रस्सी क्या करेगी, उसको आगे जाने नहीं देगी, रस्सी की लिमिट है ना ये। पर लड़का रुक रहा नहीं है, वो अपने पैडल मारता जा रहा है। तो उसने क्या देखा, लड़का यूं हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो
लड़का आगे जा रहा था ना, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था, जो कौन लगा रही थी, थ्रेड लगा रही थी, जो भी अपन ने लिया था उसकी रोप जो ली थी, वो उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही थी। और लड़के ने साइकिल पैडल मारता रहा, उसने क्या नोटिस करा कि वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में घूमने लग गया। ठीक है, तो अगर अपन ऐसा बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास में वेलोसिटी है, कुछ स्पीड है, और उसको अपन एक पॉइंट से बांध देते हैं, ठीक है, टाई अप कर देंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मोशन किस टाइप का होगा, उसका पाथ क्या होगा, तो उसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, ये आप नोटिस करना हर बार, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को देखो, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ। ठीक है, जैसा अपन ने इसमें देखा, ये लड़का सर्कुलर मोशन करेगा अगर वो साइकिल चला रहा है तो उसमें दो कंडीशंस नेसेसरी है। फर्स्ट क्या है कि लड़के के पास में वेलोसिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पेंडल ही नहीं मार रहा है तो एक जगह आके रुक ही जाएगा, तो लड़के के पास में वेलोसिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो मोशन में होना चाहिए, और सेकंड एक फोर्स लगना चाहिए उसके ऊपर, तो फिर जाके वो सेंटर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो आप ढंग से देखोगे ना, तो उसका मतलब एक फोर्स लग रहा होगा, एक वेलोसिटी होगी, वो उसको बाइंड करके रख रही है कि आगे मत जा, इधर इसको खींचेगी है तो उसकी वजह से यहाँ मुड़ जाएगा, फिर ये आगे जाने की कोशिश करेगा, फिर इसको खींचेगी है तो वापस ही यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, अब इसको अपन डायग्रामेटिकली देखते हैं। थोड़ा बहुत अपन को आइडिया आ ही गया होगा कि ये जो मैं क्या करना चाह रहा था, साइकिल थी उसके ऊपर थ्रेड बंधी हुई थी, थ्रेड तो टूटेगी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो साइकिल कंटिन्यूसली कर रहा था, तो जैसे ही वो आगे जाता था तो उसके ऊपर फोर्स लगता था, तो उसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में आ जाता, फिर वो आगे जाता था वापस फोर्स लगता था, वापस से वो चेंज हो जाता था, फिर वो आगे जाता था वापस से फोर्स लगता था, उसकी वजह से वो पूरा मूव करने लग गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मैंने ऐसे बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फोर्स से खींचने वाला चीज है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो सीधा जा रहा था। ठीक है, सीधा जा रहा था मतलब इससे ये पेन ही है, और ये एक पॉइंट है जो इस पेन को इस तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ, तो ये पेन आगे जा रहा था, इसको मैंने खींच लिया तो ये यूं हो जाएगा ना, खींचा मैंने तो ये यूं चला गया, तो ये यूं चला गया। अब वापस से मैं इसको इधर खींचूंगा, अब ये पेन यूं जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन जा रहा है, इसको मैंने वापस खींचा तो ये थोड़ा यूं हो गया, थोड़ा सा और बैंड हो गया। अब ये सीधा जाने की कोशिश कर रहा था, वापस से मैंने इसको अपनी तरफ खींचा तो ये थोड़ा यूं हो गया, फिर वापस से सीधा जाने की कोशिश करता, फिर से मैंने बैंड करवाया। ऐसे करते करते ये किस तरीके का पाथ लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो पाथ होता है क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ है। तो इसके लिए दो कंडीशंस फिक्स हो गई कि ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के पास खुद की वेलोसिटी होनी चाहिए, और एक फोर्स लगना चाहिए उसके ऊपर, और वो जो फोर्स होना चाहिए वो सेंटर की तरफ हो। ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ से खींचा, यहाँ से भी खींचा, यहाँ से भी खींचा, सारा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, टूवर्ड सेंटर। तो ऐसा जो फोर्स होता है ना, जो कहाँ पे एक्ट करेगा, टूवर्ड सेंटर, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एक बार इसको लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ हमेशा एक्ट करेगा उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आ गया अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से खींचेगा, हर जगह इसको फोर्स फील ही हो रहा होगा और कंटिन्यूसली वो उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, तो ये पूरा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब हमको सेंट्रीपिटल फोर्स की थोड़ी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी की हेल्प से हो रहा होगा ना, अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो रोप की हेल्प से खींच रहा हूँ, मैग्नेट की हेल्प से खींच रहा हूँ, कोई ना कोई रीजन होगा ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, ठीक है, और एक मैग्नेट को मैंने यहाँ रखा, इस मैग्नेट को मैं कंटिन्यूसली मोशन दे रहा हूँ, मतलब उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और ये मैग्नेट का ऑपोजिट पोल है तो ये अट्रैक्ट होंगे, तो जैसे ही आगे जाएगा इसको अट्रैक्ट करेगा तो उसकी डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, फिर ये आगे जाएगा तो ये वापस अट्रैक्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, फिर ये आगे जाएगा वापस डायरेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगी, ऐसे करते करते ये पूरा सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है अभी कैसे की तरह एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग टाइप का होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था रोप की हेल्प से फोर्स लग रहा था, तो कोई भी ऐसा फोर्स होता है जो थ्रेड या फिर रोप की हेल्प से लगता है ना, उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। ठीक है, टेंशन वाला फोर्स है वो। तो कभी भी रोप के थ्रू फोर्स लग रहा होगा तो समझ आना फोर्स का नाम क्या होगा, टेंशन। इसको डिफाइन कर देते हैं एक बार।
ठीक है। रोप या थ्रेड की हेल्प से जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अपन बोलते हैं टेंशन। जनरली इसको अपन टी से डिनोट करते हैं। तो टेंशन क्या एक फोर्स है, फोर्स का एक टाइप है, मतलब जो भी रोप और इन सब के थ्रू लगता होगा उस फोर्स को अपन बोलते हैं टेंशन। तो ये आ गया टेंशन। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, जो मैंने बॉय वाला एग्जांपल लिया था ना, इसमें टेंशन जो था वो सेंट्रीपिटल फोर्स था, क्योंकि टेंशन की हेल्प से इसको अपन खींच रहे थे। तो जो भी सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा ना फोर्स, उसको अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के अलग अलग टाइप होंगे। जैसे अपन इधर पढ़ा टेंशन था, अगले एग्जाम्पल में अपन मैग्नेटिक वाला देखा, तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन था, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे अलग अलग फोर्स होते हैं। अब अपन आते हैं, ये अपन को पूरा पता चल गया सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करवा ही नहीं सकते। ठीक है। तो अब अपन थोड़ा और आगे आते हैं और अपन अब देखते हैं मून का रोटेशन। ठीक है, मून का रोटेशन अर्थ के टूवर्ड्स। जैसे मैंने बोला ये अपन की अर्थ है और ये अपन का मून है। ठीक है, इसको अपन ऊपर लिख देते हैं मून, या इसको अपन वाइट भी बना सकते थे, तो अपन थोड़ी अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ये अपन का मून। अब मान लेते हैं कि मून, अपन को पता है कि मून अपन के आसपास कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है ना अपन की ऑर्बिट के अक्रॉस में। तो अपन ऐसा मानते हैं कि मून के पास में खुद की एक वेलोसिटी है। खुद की वेलोसिटी होगी तो वो क्या चाहता है, वो सीधा जाना चाहता है। हर बार वो हमेशा सीधा जाना चाहता है। तो मून यूं जा रहा है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तभी तो ये यूं जाएगा। फोर्स नहीं होगा तो ये सीधा ही चला जाएगा ना हर बार। तो अगर मैं ये मान लेते हैं कि अब ये यहाँ जा रहा है, तो ये यहीं जाना चाहेगा ना सीधा सीधा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो। पर अगर मैं इस पर फोर्स लगा दूंगा तो क्या होगा, ये यूं हो जाएगा ना। इसकी पाथ तो डायरेक्ट यूं था, पर फोर्स लगने की वजह से इसको मैं खींच लूंगा तो ये यूं हो जाएगा। तो यही पूरा बताना चाह रहे हैं वो, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास में वेलोसिटी है और उसको एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो सेंटर की तरफ मूव करेगा। और इस तरीके से मून जो होता है वो कंटिन्यूसली अपन के अराउंड घूमता रहता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर शेल में। ठीक है, तो ये होता है मून का रोटेशन। तो आपको पता चल रहा है कि मून जो अपन के आसपास रोटेट कर रहा है ना, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि मून जो है वो चाहता है कि मैं सीधा निकल जाऊं, पर अर्थ उसको अट्रैक्ट करी कोई फोर्स से। पर वो फोर्स अपन को दिखता है क्या, क्लियरली तो नहीं दिखता। तो वो जो फोर्स है वो विजिबल नहीं है, पर एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ना, जो अपन को इनविजिबल टाइप लग रहा है, वो कौन होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये आ गया अपन के पास में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बारे में। तो ये तो अपन ने मून का एग्जांपल देखा। तो अगर अपन से कोई भी ऐसा पूछेगा कि रीजन क्या होता है मून के रिवॉल्यूशन का अराउंड अर्थ, उसका रीजन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून की खुद की वेलोसिटी है। तो मून क्या चाहता है, वो सीधा निकल जाए, और जो अर्थ है वो चाहती है कि इसको मैं अपने अंदर ले लूँ, और उस वजह से ये पूरा एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में घूम रहा है। ठीक है, ये अपन की अर्थ के अंदर गिर रहा क्यों नहीं है, फोर्स इतना ज्यादा तो गिर रहा क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद की वेलोसिटी है। अगर खुद की वेलोसिटी नहीं होती ना, वो आगे नहीं जा रहा होता। जैसे मैं ऐसे बोलता कि इसके पास खुद की वेलोसिटी नहीं है, तो ये रुका हुआ होता। ये अर्थ है, जिसको अट्रैक्ट करती, तो क्या होता, मून सीधा अपन के अंदर आ जाता। ठीक है, अपन घर पे ही गिरता। पर अगर खुद की वेलोसिटी नहीं होती उस केस में, अभी तो उसके पास में खुद की वेलोसिटी है ना, तो ये हमेशा आगे जाना चाहता है, ये हमेशा अर्थ से दूर जाना चाहता है, पर अर्थ इसको खींच रही है। ठीक है, और उसकी वजह से सर्कुलर मोशन में आ गया। तो यही है कि अगर अपन से पूछेंगे ना कि मून अपन की तरफ गिरता क्यों नहीं है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है तो अपन की तरफ क्यों नहीं आ जाता, तो उसका रीजन होगा क्योंकि मून की खुद की वेलोसिटी है, वो तो आगे जाना चाह रहा है, और उसकी वजह से अपन खींच रहे हैं ना, तो खींचने की वजह से वो जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो अपन की तरफ आ रहा नहीं है, बस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो रोटेट होने लग जाता है और फिर एक सर्कुलर पाथ ले लेता है। तो ये पूरा रीजन था। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मून के रोटेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो टूवर्ड सेंटर है, उसका आंसर कौन होगा, तो वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मून के रोटेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होता है, तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपन ने एक का रिवॉल्यूशन देखा ना, एक का रिवॉल्यूशन देखा जैसे शेल में, मून का जैसे एग्जांपल देखा। तो प्लैनेट्स जो है ना, वो भी इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। ठीक है, प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, क्योंकि हर प्लैनेट का खुद की एक वेलोसिटी है, वो आगे जाना चाहता है। पर सन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उसकी वजह से वो उसमें रोटेट करे जा रहे हैं। वो तो आगे जाना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं वहां से, पर एक उसको फोर्स बाइंड करके बैठा है जिसको रोटेट करवा रहा है। ठीक है, रिवॉल्व करवा रहा है।
ठीक है, तो ये पूरा अपन का हो गया कि मून का रीजन क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इन सब के रीजन अपन को अच्छे से पता चल गए। अब अगर अपन से ऐसे पूछेंगे कि कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसको अपन फोर्स हटा देते हैं, अचानक से मान लिया कि फोर्स 0 हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ होगा, वो कहाँ जाना चाहता है। तो कभी भी अगर अपन ऐसे बोलते हैं कि मून इस पॉइंट पे है, जैसे अपन इसको नया डायग्राम से बनाते हैं, ये अपन की अर्थ है, ठीक है, और ये मून की ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और मून बनाते हैं अपन अब प्रॉपर अच्छे से, ये अपन का मून, ठीक है। तो अगर ऐसा बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो हट जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं, तो मून कहाँ जाएगा। तो कभी भी कोई भी चीज होती है ना जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही होती है और उसमें से अचानक से फोर्स हट जाएगा, तो वो हमेशा स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, उस पाथ में जो भी उसका स्ट्रेट पाथ है ना वो वहीं चली जाएगी। और ये जो स्ट्रेट पाथ होता है ना सर्कल के ऊपर, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है जैसे सर्कल है, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन जाती है ना, इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो कभी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में अगर कोई मोशन कर रहा है और अचानक से फोर्स हट जाता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल, ठीक है। टेंजेंशियल मतलब जहाँ पे भी टेंजेंट बनाओ, जैसे इस पॉइंट पे उसमें फोर्स हट गया तो टेंजेंट बना दो यहाँ पे, तो मून सीधा ऐसे चला जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा मून अपन का, अगर फोर्स ग्रेविटी का खत्म हो जाता है तो ये पूरा होता है टेंजेंशियल फोर्स और ये सब, ठीक है। लगभग ऑलमोस्ट सबको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब अच्छा ही चीज़ है, ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है वैसे ये, ठीक है। तो अब इनको हटाओ, और अपन को पता चल गया है कि टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो जाने की कोशिश करता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे अपन ने पहले एग्जांपल लिया था ना रोप वाला, तो रोप वाला एग्जांपल एक बार फिर से लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अचानक से रोप टूट गई, तो क्या हुआ, फोर्स 0 हो गया, अब कोई फोर्स को लगा ही नहीं रहा है, इस बच्चे के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो ये कहाँ जाएगा। तो अगर ये बच्चा ऐसे जा रहा था ना, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा था और इस पॉइंट पे इसकी रोप टूटी है, तो ये टेंजेंशियल चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, ऐसे जाते जाते ये उधर जाके गार्डन की वॉल से टकराएगा, ठीक है। तो ये होता है टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर कभी भी सेंटीमीटर फोर्स 0 हो जाता है या ऐसा कुछ हो गया कि सेंटीमीटर फोर्स खत्म हो गया, तो उसकी पाथ क्या रहेगा, उसका पाथ रहेगा टेंजेंशियल टू द सर्कल, ठीक है। जो भी सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट बनाना, उस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा। तो अपन को ये पूरा अच्छे से आ गया। अब अपन आते हैं मेन चीज़ों पे, ग्रेविटेशन का जो मेन फोर्स का लॉ वो है वो सब, ये सब तो समझ आ गया ना क्या क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपन को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, लॉन्ग रेंज का फोर्स भी है। रीजन क्यों, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये अर्थ है और बहुत दूर है मून, फिर भी इसके ऊपर एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इतना लॉन्ग रेंज का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लॉन्ग रेंज का फोर्स, जैसे मैं मैग्नेट की बात करूं, तो एक मैग्नेट यहाँ पे है और एक मैग्नेट यहाँ पे है, तो क्या ये अट्रैक्ट करता है, अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो अगर स्ट्रांग होता भी तो भी इतने डिस्टेंस पे तो अट्रैक्ट नहीं करता, तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट पे अपन देखते हैं ना, अपन मैग्नेट से कभी खेलते हैं तो अपन क्या नोटिस करते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स नहीं है। पर अगर अपन अर्थ की बात करें, तो अर्थ मून को किलोमीटर्स में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना अपन का मून और अर्थ का, तो वहाँ से वो अट्रैक्ट करिए। और सन और अर्थ में भी फोर्स है, तो ये जो फोर्स है ना, लॉन्ग डिस्टेंस का फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का फोर्स है। तो थोड़ी बहुत अपन ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, लॉन्ग रेंज का एक फोर्स है, बहुत हाई डिस्टेंसेस पे ही जाता है फिर भी ये काम करता है। सेकंड की बात करते हैं, जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कभी आपने ऐसा देखा क्या कि जैसे मेरे को अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अर्थ मुझे अट्रैक्ट करी है एक ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, कभी अर्थ ने आपको रिपेल कराया क्या, ठीक है, कभी भी रिपेल नहीं करा, वो हमेशा अपन को अट्रैक्ट ही करती है। अपन हाइट से गिरते हैं तो सीधा अर्थ पे आके गिरते हैं, क्योंकि अर्थ अपन को खींचती है ना, हर बार अर्थ जो है अपन को खींच ही रही है, अपन को अट्रैक्ट ही कर रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, ये एक हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। थर्ड पे आता है कि जैसे अपन अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बाउंड्री से लगता है कि मेरे सेंटर से लगेगा, तो आंसर है हमेशा वो सेंटर से लगेगा, ठीक है, सेंट्रल फोर्स है ये। तो थर्ड अपन बोल रहे हैं सेंट्रल फोर्स,
ठीक है, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये कोई अलग सा शेप का कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई अलग से शेप का ऑब्जेक्ट है, तो ये और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास होता है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो फोर्स का पाथ कितना डिस्टेंस है, पाथ डिस्टेंस अगर अपन लेंगे ना, ये पाथ डिस्टेंस लेंगे कि सेंटर टू सेंटर लेंगे, तो आंसर अपन सेंटर टू सेंटर लेंगे। ये सेंट्रल फोर्स है। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर से फोर्स क्रिएट हो रहा है अगर ग्रेविटेशनल, तो उसका मानते हैं कि वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है, उसके सेंटर से। ठीक है, तो तभी अपन ने बोला कि सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो मेन प्रॉपर्टीज ये होती है इसकी। अब बनाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले पे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती होगी, इन सब के बारे में। तो फॉर्मूला बना एक लॉ से, लॉ का नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उस लॉ ने क्या बोला कि अगर यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनका कुछ मास है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगा। ठीक है, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। एक अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अपन पूरे यूनिवर्स की बात करें तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो उसने क्या बोला, जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक m1 है और एक m2 है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो m2 के ऊपर m1 फोर्स लगा रहा होगा, वो चाह रहा होगा इधर आ जा। ठीक है, ये इसको खींचेगा, और ये जो m2 होगा ना, ये चाह रहा होगा कि ये m1 को खींच ले, तो ये m1 को खींच रहा होगा। तो दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जैसे m1 ने एक्शन बोला कि आ जाओ, अट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, तो m2 ने उस एक्शन का रिएक्शन दिया कि मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, वो एक्शन रिएक्शन पे बेस्ड है और वही मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा। जैसे अर्थ अपन के मून को अट्रैक्ट कर रही है, तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, पर अर्थ का मास इतना ज्यादा है तो अपन वहां नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और जो कम मास के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अपन के ओशियन का वाटर होता है, वो थोड़ा राइज जाता है, टाइड्स बोलते हैं उसको। और मून को तो अपन अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, दिख ही रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है उसकी वजह से वो घूम रहा है। ठीक है, अगर अट्रैक्ट नहीं करते तो सीधा चला जाता ना, फोर्स है तभी तो वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट सर्कुलर एक पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसने बोला एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, जितना एक ऑब्जेक्ट लगाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना कितना फोर्स लगाएगा। और उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, कि जितने भारी मास होंगे ना, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे अर्थ और मून की बारे में बात हो रही है, तो ये बहुत भारी मास है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नोटिसेबल होगा। और अगर लोअर मास है, मतलब जैसे पेन और मेरा हाथ, ठीक है, ये बहुत कम मास इसके हैं, तो ये इतना शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला कि जितने ज्यादा भारी मासेस होंगे उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा उनके बीच में, उतना स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो अपन एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट कर देते हैं एफ से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट कर देते हैं एफ से। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। ठीक है, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मान लिया जितना ज्यादा भारी मासेस होंगे उतना ज्यादा ये डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल होता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला कि इनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा ना, सर डिस्टेंस अपन एक बार डी से डिनोट करा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स होगा। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे इन दोनों चीजों को अट्रैक्ट करवाना। ठीक है, जैसे अपन मैग्नेट की बात ही करें, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, अभी यहाँ पे है, तो ये अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि इनका फोर्स ज्यादा था। अब मैंने इनको दूर रख दिया, अब ये अट्रैक्ट होंगे क्या, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इनका एक रेंज होगा ना कि इसमें ये फंक्शन करेंगे। और ज्यादा दूर रखूंगा तो बिल्कुल भी नहीं अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये पास होंगे तो अपन देख रहे हैं कि हाँ, इनका अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये रिपेल हो रहे हैं। पास में अगर है, जैसे ही दूर हो रहे हैं तो अपन इतना देख नहीं पा रहे हैं। तो वही है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फोर्स उतना वीक होगा। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स में भी था कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा। तो उसको भी अपन लिख देते हैं। पर डिस्टेंस ज्यादा या कम का वो नहीं था, स्क्वायर के हिसाब से हुआ, मतलब उसका स्क्वायर के हिसाब से कम हो रहा होगा। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा स्क्वायर को बढ़ाओगे, जितना डिस्टेंस को बढ़ाओगे, उतना फोर्स कम होगा उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको। तो ये है, जैसे अपन जब फॉर्मूला बनाएंगे तो अपन को और अच्छे से समझ आएगा। तो अपन को दो स्टेटमेंट्स मिली। फर्स्ट ये कि जितने भारी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितना प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा। और सेकंड ये कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उतना कम फोर्स होगा। ठीक है, जितना दूर करोगे ऑब्जेक्ट्स को उतना कम फोर्स होगा। जैसे सन और अर्थ को अपन बहुत ज्यादा दूर रखते हैं,
उसका मतलब डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। और ज़्यादा दूर करोगे तो फोर्स कम हो जाएगा उन दोनों के बीच में, है ना। तो ये है, तो उनके मासेस इतने ज़्यादा है तो उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मास पे भी तो डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और थर्ड हो गया उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। अब इसका फॉर्मूला बना देते हैं प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट होता है एफ प्रोपोर्शनल था फर्स्ट स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, है ना, और सेकंड अपन को मिला था एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये न्यूमरेटर की बात है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर की बात है। तो ये ऐसा हो गया, न्यूमरेटर में आ गया ये और डिनोमिनेटर में आ गया ये। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं। और अपन को पता है कि फिजिक्स में कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, हर बार एक कांस्टेंट ऐड होगा, तो अपन एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इसको ऊपर करके फिर लगाते हैं। ठीक है, तो अपन ने इक्वल टू का साइन लगाया, एफ इक्वल टू, और एक कांस्टेंट लगाया और फॉर्मूला बना दिया m1 इंटू m2 अपॉन में डी स्क्वायर। अब उस कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, प्रॉपर एक नंबर की वैल्यू होगी, ऐसा कुछ। ये वैसे क्या आया, ये फोर्स का कांस्टेंट निकला ना, तो उसको अपन ने बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट आया उसको अपन ने बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जनरली कांस्टेंट्स को के से डिनोट करते हैं, जनरली के से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पे अपन ने इसको डिनोट करा कैपिटल जी से। ठीक है, जी क्या है कि एक कांस्टेंट है और उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो एक बार अपन यहाँ लिख देते हैं कि जो जी है वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यू भी होती है जो कैलकुलेट हुई। अब इसकी जो वैल्यू है ना, जैसे ये पूरे यूनिवर्स का लॉ था, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, तो जो कांस्टेंट निकलेगा वो भी यूनिवर्स का निकलेगा। तो जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना, वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। आप मून पे चले जाओ तो भी जी क्या निकलेगा, वही निकलेगा। आप मार्स पे चले जाओ, प्लूटो पे चले जाओ, हर जगह पे जो जी की वैल्यू फिक्स्ड ही रहेगी। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी इन्होंने और वो निकाली 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट। अगर अपन बनाएंगे तो वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू पूरी निकली और ये पूरा था कांस्टेंट और ये सब। अपन ने यूनिट अभी डिस्कस नहीं करे, यूनिट अपन डिस्कस करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है कि यूनिट कहाँ से आ गई इतनी बड़ी। तो फोर्स का फॉर्मूला अपन को मिल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर अपन को दे देंगे तो अपन उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आराम से निकाल लेंगे। दो ऑब्जेक्ट्स मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं, जैसे मेरा हाथ और दूसरा हाथ, इनके बीच का फोर्स बताओ। तो मुझे हाथ का मास पता होना चाहिए, मेरे इस हाथ का मास कितना है, इस हाथ का मास कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे 2.5 किलो का हाथ है, सनी देओल की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो m1 क्या हो जाएगा 2.5 किलो, और दूसरा m2 जो होगा वो भी 2.5 किलो। दोनों मास हाथ के मास तो बराबर होंगे ना, तो 2.5 अपॉन में डी स्क्वायर अपन डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। जनरली एक बड़ी स्केल आती है ना, इतनी होती है वो 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/100 करके यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू लिख देंगे, जी की वैल्यू लिख देंगे। सारी वैल्यूज पता है तो कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके दो हाथ के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स है। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है अगर उसमें मास है तो। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इससे अपन कभी भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला पता चल गया अपन को। अब आते हैं इसकी यूनिट पे। फोर्स है ना, फोर्स की यूनिट हमेशा फिक्स्ड ही है। कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी यूनिट फिक्स्ड ही रहेगी और यूनिट हो जाएगी न्यूटन। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है और ये इसका पूरा फॉर्मूला है। अब अपन आते हैं जी के ऊपर कि जी कैसे डिनोट होगा, जी की यूनिट कैसे बनाएंगे अपन। तो जी को अगर अपन देखें, जी का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ जी को रखना चाह रहे हैं, तो डी स्क्वायर अपॉन में तो वहां जाके इंटू में, तो एफ डी स्क्वायर हो गया। और m1 m2 है ना वो जी के इंटू में है, तो कोई भी चीज यहाँ पे इंटू में तो वहां जाके डिवाइड में। तो ये पूरा जो फॉर्मूला बना वो बना एफ के इंटू में चला गया डी स्क्वायर, और m1 m2 जो थे ना वो आ गए इसके डिवाइड में। तो ये पूरा फॉर्मूला बना जी का। ठीक है, अब एक और बार देखना कि इसकी यूनिट बनानी है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डी मतलब क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर पे क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो
डी स्क्वायर की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर अपॉन में m1, m1 मतलब मास 1, मास 1 क्या होगा ऐसा सिस्टम के अकॉर्डिंग kg और ये भी kg, और ओवरऑल अपन को मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, kg स्क्वायर हो गया ना, तो ये ओवरऑल अपन को g की यूनिट मिली। तो g की यूनिट होती है ये, और g की वैल्यू अपन ने डिस्कस कर ही ली है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये पूरा अपन ने पढ़ लिया है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और कैसे इसका फॉर्मूला बनता है। अब अपन एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, एक बार आप देख लो, फोर्स का फॉर्मूला अपन को पता है। क्वेश्चन क्या है, पॉज करके पढ़ लो एक बार वीडियो। द मास ऑफ द अर्थ इज ये, अर्थ का मास इन्होंने दे दिया 6 इंटू 10⁻24 kg, इतना ज्यादा मास है। एंड मून का मास भी दे दिया 7.4 इंटू 10⁻22 kg, और इनके बीच का डिस्टेंस भी दे दिया। तो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है वो बताओ। अर्थ जो एग्जर्ट कर रही है फोर्स वो बताओ, या फिर मून जो एग्जर्ट कर रहा है, दोनों इक्वल फोर्स ही एग्जर्ट करते हैं, तो वो बताना है। तो अपन को पता ही है ये कौन सा फोर्स है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अपन ने अभी डिस्कस करा, वो होता है ये। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अपन वैल्यूज पुट कर लेंगे। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.7 इन्होंने दी है जो वही लेनी है, तो इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास 1, मास 1 मतलब अर्थ का मास ले लो, तो वो हो गया 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास 2 मतलब मून का मास, तो वो हो गया 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन में डी का स्क्वायर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। अपन सब जो भी चीजें चला रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम में, तो अपन को किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, ऐसा सिस्टम का बहुत ध्यान रखना कि किलोमीटर है, तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको इंटू करना पड़ेगा 1000 से, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 10⁸ और इस पूरे का भी स्क्वायर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, और इससे अपन फाइंड कर सकते हैं कि अर्थ का मैग्नीट्यूड कितना है अट्रैक्शन फोर्स का। तो अपन ने सॉल्व करा, अपन को मिला ऑलमोस्ट ये वैल्यू 2.02 इंटू 10⁻20। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ और मून के बीच में। यूनिट क्या आएगी, न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, पावर्स में जा रहा है 10⁻20, ठीक है, मिलियन से भी आगे में जा रहा है। तो इतना स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, और मून की वेलोसिटी भी फिर इतनी है, तभी उस वेलोसिटी को कवर करते हुए ये अपन को उसको रोटेट करवा रहा है। क्योंकि अगर इतना फोर्स नहीं होता तो मून की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती और मून चला जाता अपन की अर्थ को छोड़ के कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत है, अपन ने पढ़ लिया पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। कल अपन थोड़ा और आगे जाएंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स क्या होता है, ये सब। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो बताइए, और नहीं अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हम उस पर मेहनत करेंगे और सेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे।